तो कैसे हैं क्लास टेंथ वाले दोस्तों। हम उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं जो आपका सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ जो कि 2025 में जितना पूछा गया था। इस वीडियो को इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि बार बार रिपीटेड करते रहता है क्वेश्चन, तो हूबहूब सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा उसमें जो सेक्शन ए होगा उसमें आपका एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपका पहला है क्वेश्चन, 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन सा कदम उठाया। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला वहां के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, बी है सामंती व्यवस्था को खत्म किया, सी है किसान को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो 19वीं सदी के मध्य में दोस्तों इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। जो था आपका जर्मनी था, प्रसा था, ये सारे 7 राज्यों में बटा हुआ था। एकीकरण के बाद इसे एक बना दिया गया था दोस्तों। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो विलियम प्रथम को घोषित किया गया था दोस्तों, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, लोक परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए मद्रास, यानी कि मद्रास को ही अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, द फोकलर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नटेशा शास्त्री। और अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम से बीमारी मवेशियों के फैलने लगी जिससे वहां के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रीडर पेस्ट नामक बीमारी हुआ था दोस्तों जो पशुओं में होता था। और इस महामारी के चलते बहुत सारे माल जान की हानि भी हुआ था। और अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता था। तो कपास का युग माना जाता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसने वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की जानकारी को सरल कर दिया, बी ऑप्शन है, इसने यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के विचार का प्रसार सरल बना दिया, इसने राष्ट्रवाद और जनमानस के विचारों को प्रभावित किया, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको पहले से भी बताते आया हूँ कि जो 10th तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अगर ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी का ऑप्शन रहता है तो वही चांस रहता है कि ज़्यादा आंसर सही होने का। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इनमें से सभी जहाँ पे दिखता है अगर आपको लग रहा है तो उसी को टिक कर दीजिएगा, वही सही होगा। है दोस्तों, 1870 के दशक में भारत मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा था। तो यहाँ पे आपसे सीधे सीधे पूछा है दोस्तों कि जो वंदे मातरम जो गीत है राष्ट्रीय गीत उसको कौन लिखा था। तो उसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे दोस्तों, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही जवाब। और चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रायः ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता है बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान भी रहा। तो संसाधनों का विकास का मतलब ये होता है दोस्तों कि
आपका आपके पास अच्छा प्रौद्योगिकी यानी कि आपके पास अच्छा से फैक्ट्री हो, आपके पास प्रकृति का गॉड गिफ्टेड एलिमेंट यानी कि तत्व दिया हुआ हो, संस्था हो, तब जाकर कोई भी संसाधन का विकास अच्छे तरीके से होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों आपका, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन को क्या कहलाता है? तो ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन को चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन को चलाया गया था दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन के तहत जो महिलाएं थी वो पेड़ों के पास चिपक जाते थे, जिससे कि लोग पेड़ को काटने से बच जाते थे। और यही इस आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों। और अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों में से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है जिसका प्रयोग कैंसर लोगों के उपचार के लिए किया जाता है। उस रसायन का नाम निम्न में से क्या है? तो उसका नाम है टैक्सोल दोस्तों, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जवाब हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव और वह प्रतिदिन गहराता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है, इसका प्रमुख कारण निम्न में से किसे माना जाता है? यानी कि जो नदियों का कटाव हो रहा है दोस्तों, वो उसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि बढ़ती जनसंख्या दोस्तों, औद्योगिकीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द नामक निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, थोरियम पाया जाता है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में पाया जाता है, जो कि वही स्थित बादाम पहाड़ के खदानों से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, मयूरभंज और केंदुझर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोग का जो सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा बहुत ज़्यादा कठिन रहते हैं। यानी कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही जो हैं जो आपको समझ में आएगा, बाकी बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितना भी पीवाईक्यू है यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 5 साल पहले का पूछा हुआ, उसका एमसीक्यू कर लीजिए। और जो मॉडल पेपर है 5 साल पहले का, उसको कर लीजिए, तो उससे ज़्यादा लाभ होगा। ये सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप 10th क्लास में हैं और सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो आपका जो 5 साल पहले का जो मॉडल पेपर हम बोल रहे हैं दोस्तों, मॉडल पेपर जो है उसको देख लीजिए। और पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए। 5 साल से ज़्यादा की मत देखिएगा, इतना ही में आपका बहुत अच्छा खासा नंबर आ सकता है। और उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल, उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? तो राजनीतिक स्थिरता यानी कि राजनीतिक यानी कि लोकतंत्र में स्थिरता बनाए रखने वाला कारक कौन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्ता का बंटवारा दोस्तों। और यहाँ पे अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जब श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकरार का रूप ले लिया, तो यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ? तो वह गृह युद्ध में बदल गया था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बड़ा देश
अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं दोस्तों, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं से भेदभाव करता है और जिसे महिला आंदोलन ने मांग की है? सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पारिवारिक कानून बदलाव करना चाहिए। और अब देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चुनाव के बाद जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्ति नहीं होता है और वह आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो इस प्रकार की बनने वाली सरकार को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गठबंधन का सरकार कहते हैं दोस्तों। गठबंधन सरकार का मतलब ही होता है डबल इंजन। डबल इंजन कहने का मतलब है कि दो अलग अलग पार्टी जीता है और दोनों पार्टी मिलकर मंत्री का निर्माण करते हैं, सरकार का निर्माण जब करते हैं तो उसे ही गठबंधन का सरकार कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। बी है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। सी है महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण रखना। यही सब का डर रहता है, चिंता इसीलिए रहता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए? तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा कैप पर कैपिटा जो इनकम होता है उस वो इनकम में वृद्धि करना, साक्षरता स्तर में यानी कि पढ़ाई लिखाई में वृद्धि करना, और सी है लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे अब 26 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे क्वेश्चन तो रहेगा, इतना तो फिक्स है। तो मैं आपको इसको अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यह अर्थशास्त्र क्वेश्चन है। तो इसमें तीन क्षेत्रक होते हैं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे चीज आते हैं प्रकृति के द्वारा प्रदान वस्तुएं, यानी कि ऐसे चीजें जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं पर्वत ये सब जो है, ये जो जमीन भूमि ये सब हो गया, ये सब आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे चीज आते हैं जो फैक्ट्री में ले जाने के बाद बनता है। जैसे कि आपके घर आलू का खेती हो रहा है और आप आलू को फैक्ट्री में भेज दिए तो वहाँ पे चिप्स का निर्माण हुआ। तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। और तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सेवा क्षेत्र हैं, जैसे कि बैंक हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहा था कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह किस क्षेत्र का गतिविधि कहा जाता है? तो यह द्वितीय क्षेत्र यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब हम चलते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो निम्न में से जमा को क्या कहा जाता है? मांग जमा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1991 की नई आर्थिक नीति जिसे उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना, और सी है व्यापार में लगे प्रतिबंधों को हटाना। तो मैं आपको यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन किया है उसमें आपने क्या देखा कि जहाँ पे इनमें से सभी दिया हुआ है ऑप्शन में, यानी कि वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको कहीं पे नज़र आएगा 10th क्लास तक ऐसा ही होता है, ऐसा ज़्यादा चकराने वाला ऑप्शन नहीं देता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, बार बार मैं इस बात को बोलते रहता हूँ। और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है? तो क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।